हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, एनटीए, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या अदर स्टेट के जो भी पीसीएस एग्ज़ाम या अदर जो एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, वो क्वेश्चन हमारे या तो कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से या कन्फ्यूजन होने की वजह से वो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके गलत ना हो, इसके लिए हमने कई सारे वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आज के वीडियो की, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास करके एनटीए, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इन सभी एग्ज़ामों में आधुनिक भारत के जो क्वेश्चनों का वेटेज रहता है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें भी आपका जो आज का टॉपिक रहने वाला है, गवर्नर जनरल से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करेंगे, इसका सामान्य परिचय देखेंगे। इसके अलावा इसने कौन कौन से सुधार कार्य किए हैं, किस किस चीज़ की स्थापना की है, इसके अलावा किस किस राज्य को किस नीति के द्वारा इसने हड़पा है, साम्राज्य विस्तार किस तरीके से किया है, इन सारी नीतियों के बारे में, सारे कार्यों के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो अंत तक ज़रूर देख लेना है। जो भी आपको कन्फ्यूजन है, जो भी आपका डाउट है, वो इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, तो इस स्लाइड के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम पूरी तरीके से जानकारी यहाँ पे देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिसके अंदर हम लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए सुधार कार्य, किन किन चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, इसके अलावा दोस्तों किन किन चीज़ों की इसने स्थापना की है, इसके अलावा राज्य हड़प नीति के द्वारा किन किन राज्यों को इसने हड़पा है, साम्राज्य विस्तार के लिए क्या कार्य किए, इन सब बातों के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के बारे में। यहाँ पे हमने ये फ़ोटो लगा रखा होगा, आप देख सकते हो, ये लॉर्ड डलहौजी की फ़ोटो है। और ये इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है दोस्तों, भारत के अंदर जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं, उन सभी गवर्नर जनरल में सबसे यंग यानी कि सबसे युवा जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था। लगभग 23 या 24 साल की उम्र में ये गवर्नर जनरल बनकर भारत के अंदर आया था दोस्तों। तो ये सबसे ज़्यादा यंगेस्ट गवर्नर जनरल माना जाएगा। जिस तरीके से हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के अध्यक्षों में सबसे ज़्यादा जो युवा अध्यक्ष माने जाते हैं वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को माना जाता है। वो भी लगभग 23-24 साल की उम्र में अध्यक्ष बन जाते थे। और इसी तरीके से दोस्तों, अगर गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा यंग और सबसे ज़्यादा युवा जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था। तो ये फ़ोटो देख सकते हो आप, कितनी कम उम्र में ये भारत का गवर्नर जनरल की पोस्ट पे ये पहुंच गया था। और काफ़ी ज़्यादा ये बुद्धिमान और काफ़ी ज़्यादा मतलब दिमाग वाला व्यक्ति था। तो इसी वजह से, इतनी ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि होने की वजह से ही ये इतनी बड़ी पोस्ट पे इतनी कम एज में ये पहुंच गया था। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल क्या किस तरीके से था। तो लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था दोस्तों, ये 1848 से स्टार्ट होता है और 1856 पे जाके ये ख़त्म हो जाता है। तो 12 जनवरी 1848 को ये गवर्नर जनरल बनकर ये भारत में आता है, मतलब भारत में ही रहता है। हमारे भारत के गवर्नर जनरल की पोस्ट पे 12 जनवरी 1848 को ये बनता है। फिर उसके बाद दोस्तों, ये इसके बारे में क्या खासियत थी, मतलब किस तरीके से ये भारत के अंदर आया था और इसने किस तरीके से किस नीति के तहत भारत के अंदर ये कार्य किया था, तो देख लेते हैं। ये पूर्णतः साम्राज्यवादी था। तो साम्राज्यवादी का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपने साम्राज्य को विस्तार करने वाला। मतलब साम्राज्य क्या, एक स्टेट है तो एक स्टेट से 2 स्टेट बनाना, 3 स्टेट, 4 स्टेट, इस तरीके से अपने पूरे साम्राज्य को बढ़ाना। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि लॉर्ड डलहौजी से पहले जो भारत की जो स्थिति थी
वो क्या थी, और लॉर्ड डलहौजी के समय भारत की स्थिति क्या हो जाती है। तो जितने भी जो भी लगभग 7-8 स्टेटों को ये अपने साम्राज्य में मिला लेता है, और इस तरीके से अपनी साम्राज्यवादी नीति को ये अनुसरण करते हुए भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य को एक मतलब ब्रिटिश जो एक छोटा राज्य होता है उसको बड़े साम्राज्य में तब्दील कर देता है। तो ये नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई जाती है। तो लॉर्ड डलहौजी जो था पूर्णतः साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह न्याय अन्याय के भेद के लिए किए बिना वह न्याय एवं अन्याय का भेद किए बिना भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार का पक्षधर था। तो दोस्तों ये किस तरीके से विस्तार करना चाहता था, ये ना तो न्याय देखता था ना अन्याय देखता था। जैसे कि आप देखोगे दोस्तों, आने वाली स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे, जैसे कि अवध का जो विलय किया गया है वो अन्याय की तरह किया गया है, मतलब कुशासन का आरोप लगा दिया झूठा ही और उसको विलय कर लिया जाता था। इस तरीके से ना तो ये इसने न्याय देखा है ना अन्याय देखा है, जो भी इसको ठीक लगता था बस साम्राज्य विस्तार उसका मूल उद्देश्य रहता था। इसके बाद दोस्तों इसकी और क्या इम्पोर्टेंट बात है, इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की नीति के लिए विलय नीति या हड़प नीति लागू किया गया है, जिसके लिए उसने गोद निषेध नीति का अनुसरण किया है। दोस्तों जो भारत के जो साम्राज्य थे, उन साम्राज्य के जो शासक थे उन शासकों को गोद निषेध नीति का पालन करवाया, और गोद निषेध नीति के द्वारा ही उसने साम्राज्य को विलय नीति और हड़प नीति के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर उनको विलय करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो ये सारी नीतियाँ इसने अपनाई है, और किस तरीके से इन नीतियों को अपनाया देख लेते हैं दोस्तों। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में इसने जो गोद निषेध की नीति अपनाई थी, वह नीति क्या थी, किनके ऊपर ये नीति को अप्लाई किया था, ये हम देख लेते हैं दोस्तों। डलहौजी की गोद निषेध नीति। तो डलहौजी की जो गोद निषेध नीति आप सभी को पता होना चाहिए, भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए डलहौजी ने गोद निषेध नीति का अनुसरण किया था। तो वो नीति क्या थी, इसके बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों। तो डलहौजी ने कंपनी के अधीनस्थ राज्यों के शासकों के लिए 3 श्रेणी बनाई। तो कंपनी के जो अधीनस्थ शासक थे, जिनके ऊपर कंपनी का राजपाट या कंपनी का जो शासन चलता था, यानी कि इससे पहले की जो सहायक संधियाँ वगैरह के द्वारा वेली अली की जो सहायक संधि थी, और डायरेक्ट युद्ध करके जिन लोगों को, जिन शासकों को, जिन रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में हड़प लिया था, उन सभी रियासतों के ऊपर उसने 3 तरह की श्रेणी बनाई। उन 3 तरह की श्रेणियों में से किस श्रेणी के ऊपर इसने कौन सा रूल लगाया ये देख लेते हैं। तो जिसमें उत्तराधिकार के प्रश्न को नियंत्रित कर अपने साम्राज्य में विस्तार की योजना बनाई। तो दोस्तों इन 3 तरह की श्रेणियाँ बनाई। उन 3 तरह की श्रेणियों में से एक श्रेणी के ऊपर उसने गोद निषेध नीति को लागू किया था। तो देख लेते हैं किस तरीके से 3 श्रेणियाँ बनाई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये 3 श्रेणी आपको समझ में आ गई तो इसको डलहौजी की जो गोद निषेध नीति थी ये भी आपको समझ में आ जाएगी। तो इसने प्रथम श्रेणी बनाई। तो प्रथम श्रेणी के अंदर किन राज्यों को रखा, वह राज्य जो कंपनी के साथ संधि के पूर्व पूर्णतः स्वतंत्र थे। पूर्णतः स्वतंत्र का मतलब दोस्तों, जो किसी भी तरीके के राज्य के, किसी भी तरीके के शासक के अधीनस्थ नहीं थे। जैसे कि जो राज्य था, जैसे कि पंजाब राज्य था, पंजाब राज्य हुआ, और इसके अलावा आपका मैसूर राज्य हुआ टीपू सुल्तान वाला। इस तरीके के जो राज्य थे स्वतंत्र राज्य, जैसे कि त्रावणकोर का जो राज्य था, इस तरीके के जो स्वतंत्र राज्य थे, मतलब किसी भी बड़ी शक्ति के, बड़ी राजा के अधीनस्थ नहीं थे, उन राज्यों को उसने इस श्रेणी के अंदर रखा। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरी श्रेणी आती है। दूसरी श्रेणी में कौन सा था दोस्तों, वह राज्य जो कंपनी के साथ संधि के करने से पहले स्वतंत्र नहीं थे। मतलब स्वतंत्र नहीं थे का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये किसी न किसी राजा के अधीन थे। जैसे कि अवध का शासक हुआ, इसके अलावा दोस्तों हैदराबाद का निज़ाम हुआ, और इसके अलावा दूसरे जो शासक हुए हैं वो सारे शासकों को इसकी श्रेणी में रखा गया है। तो ये शासक जो थे दोस्तों, गुजरात का जो शासक था, इस तरीके के जो शासक थे वो सारे शासक इस श्रेणी के अंदर रखे गए हैं, जो मुगल सत्ता के अधीन रहकर ये शासन संचालित करते थे। फिर उसके बाद दोस्तों तीसरी श्रेणी क्या थी, तीसरी श्रेणी में वो राज्य जिनका निर्माण कंपनी ने स्वयं किया था। जिसका निर्माण कंपनी ने स्वयं किया था, यानी कि कंपनी ने अपने साम्राज्य में विलय करने के पश्चात जिनका निर्माण कंपनी ने स्वयं किया था, मतलब उनको प्रेसिडेंसी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। उन सभी, जैसे कि झांसी का हुआ, और उदयपुर, संबलपुर रियासत, इस तरीके की जो रियासतें थी, उन सारी रियासतों को कंपनी ने अपने अधीन रहकर और अपनी प्रेसिडेंसी के अधीन रखकर उनका निर्माण किया। मतलब उनका जो क्षेत्र था, उनका क्षेत्र किस तरीके का होगा वो प्रेसिडेंसी के आधार पर बनाया गया। तो इस तरीके से 3 श्रेणियों में इन्होंने रखा। अब इसमें दोस्तों गोद निषेध की जो प्रथा अप्लाई की गई थी,
वो किसके ऊपर अप्लाई की गई थी? तो सबसे पहला जो प्रथम श्रेणी की जो शासक थे, जो स्वतंत्र थे, मतलब किसी भी तरीके से ये किसी के अधीन नहीं थे, तो इनको किसी भी तरीके का कोई रूल रेगुलेशन, किसी भी तरीके का इनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ये अपने हिसाब से जिसको भी ये अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं वो बना सकते थे। इसके बाद दूसरी श्रेणी का अधिकारी, जो दूसरी श्रेणी के राज्य थे दोस्तों, जो किसी के अधीन थे, मगर ये शासक जब इन्होंने अपनी संधि वगैरह की, जो वेलेजली की जो सहायक संधि थी उनको जब इन्होंने माना, फिर उसके बाद ये कंपनी के शासन के अधीन आ गए, तो इनको दत्तक पुत्र लेना, यानी कि अपना पुत्र होने के बावजूद या दत्तक पुत्र लेने के बाद अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना है या नहीं करना है, ये दोनों की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता था। कभी कभी कंपनी इनको अधिकार दे देती थी, कभी कभी कंपनी अधिकार नहीं देती थी। मगर तीसरी श्रेणी के जो अधिकारी, तीसरी श्रेणी के जो राज्य थे दोस्तों, इनको प्रतिबंध लगा दिया था। इनको अपना उत्तराधिकारी अगर है तो उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकते थे, मगर अगर इनका उत्तराधिकारी नहीं है तो ये किसी भी दत्तक पुत्र या किसी भी रिलेटिव को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर सकते थे। तो ये तीसरी श्रेणी के ऊपर इन्होंने ये नीति अप्लाई की थी। तो यहाँ पे ये लाइन लिखी भी हुई दोस्तों, इसमें तीसरे वर्ग के राज्य को गोद लेने की स्वीकृति नहीं दी गई थी। तो पूर्णतः प्रतिबंध किसके ऊपर लगाया था दोस्तों? जो तीसरी श्रेणी के राज्य थे उनके ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति। तो लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति थी उसके थ्रू किन किन राज्यों को विलय किया गया था, ये हम देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का जो शिकार हुआ था वो दोस्तों सतारा के अप्पा साहब हुए थे। तो सतारा के जो अप्पा साहब थे दोस्तों, उनको 1848 में अपहरण नीति का पहला शिकार सतारा हुआ, और 1848 में इसको विलय कर लिया गया दोस्तों। इसका विलय कर लिया जाता है। और विलय क्यों किया जाता है दोस्तों? सतारा के जो राजा अप्पा साहब होते हैं, इनकी मृत्यु के पश्चात इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, मतलब इनका कोई पुत्र या संतान वगैरह नहीं होती है, तो इसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो दोस्तों सतारा के जो अप्पा साहब होते हैं ये कभी पप्पा नहीं बन पाए थे, इस वजह से इनको विलय कर लिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अगर थोड़ा मतलब फ़नी तरीके से अगर याद रखना चाहोगे तो याद रख लोगे। तो सबसे पहले 1848 में अप्पा साहब को विलय कर लिया गया, क्योंकि ये कभी पप्पा नहीं बन पाए थे, इस वजह से इनको विलय कर लिया गया। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरी जो रियासत थी, किसको इसमें लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के द्वारा अपने साम्राज्य में मिलाया था, वो जेतपुर रियासत थी, जो बुंदेलखंड के अंदर स्थित थी। तो ये 1849 में इसको मिलाया था। 1849 में ही संबलपुर को मिलाया जाता है। तो 1849 में जेतपुर और संबलपुर दोनों को मिलाया जाता है। फिर बाद में दोस्तों 1850 में बघाट, जो हिमाचल प्रदेश की रियासत थी, उसको मिला लिया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों उदयपुर की रियासत होती है, जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित होती है, वो 1852 में मिला ली जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों 1849 में जेतपुर, संबलपुर, तो दोस्तों इस तरीके से ये सारी रियासतें मिला ली जाती है। तो किस तरीके से हमको अब याद रखना है दोस्तों? तो सतारा को तो आपको याद रख ही लोगे। सबसे पहले सतारा को 1848 में मिला लिया जाता है, फिर उसके पश्चात जेतपुर को मिला लिया जाता है 1849 में, संबलपुर को 1849 में, दोनों को एक ही साल में मिलाया जाता है, फिर बघाट और फिर उदयपुर। फिर उसके बाद दोस्तों झांसी को, नागपुर को और करेली और अवध को मिला लिया जाता है। तो अब इन सभी चीज़ों को आपको अगर याद रखना है दोस्तों, तो याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। तो ट्रिक आपको किस तरीके से अप्लाई करनी है दोस्तों? तो यहाँ पे सतारा को छोड़ देना है। सतारा को तो आपको याद रखना है 1848 में। अब इनके सतारा के बाद के जितने भी जो भी रियासतों को मिलाया गया है, उनको क्रोनोलॉजी में अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो क्रोनोलॉजी में आपको रखने के लिए आपको बस एक चीज़ याद रखना है दोस्तों, जे संबलपुर जनका, जे संबलपुर जनक। मतलब आप अगर ऐसे याद रखोगे दोस्तों, जे संबलपुर जनक, अगर हम जैसे कि जनक बोलते हैं दोस्तों, तो जनक को आपको जनका, बस इस तरीके से याद रखना है दोस्तों। जय संबलपुर जनका, मतलब जय संबलपुर जनक हम बोलते हैं ना, तो इसी तरीके से जय संबलपुर जनका आपको याद रखना है। तो अब आपको किस तरीके से अप्लाई करना है दोस्तों? तो जय से तो होगा आपका जेतपुर, एस से होगा आपका संबल से होगा आपका संबलपुर, बा आ रहा है इसके बीच में, तो बा से होगा आपका बघाट, और पुर से होगा आपका उदयपुर। तो ये तो हो गई हमारी यहाँ वाली लाइन दोस्तों। तो जय से जेतपुर, संबल से आपका संबलपुर,
और पुर से बा से हो जाएगा आपका बघाट और पुर से हो जाएगा आपका उदयपुर। तो ये तो हमारा होगा जे संबलपुर। अब जनका से आपको किस तरीके से याद रखना है दोस्तों, जे से हो जाएगा आपका झांसी और ना से हो जाएगा आपका नागपुर, फिर का से हो जाएगा आपका करौली, करौली आपका बीच में पड़ जाता है मगर करौली कभी कभी नहीं पूछा जाता है, फिर आ से हो जाएगा आपका अवध। तो इस तरीके से आपका जे संबलपुर जन का आपको याद रखना है दोस्तों। जे संबलपुर जनक तो आपको याद रह जाएगा, अगर आप जैसे कोई बोलता है ना जे संबलपुर जनक की, तो जे संबलपुर जन का आपको याद रखना है, 17 आपका हो ही जाएगा। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है दोस्तों। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो जे संबलपुर से आपको किस तरीके से याद रखना है, जे से जैतपुर, संबलपुर से संबलपुर, बा से आपका बा आ रहा है बीच में संबलपुर में, बा में बघाट और पुर आ रहा है तो पुर से आपका उदयपुर। तो संबलपुर में आपके 3 नाम छुपे हुए हैं दोस्तों। जे से आपका जैतपुर हो गया और संबलपुर में आपके 3 नाम हो गए, संबलपुर, बघाट और उदयपुर। तो ये तो आपको क्लियर है। और जनका से आपका क्या क्या याद रखना है दोस्तों, जनका से आपका झांसी, नागपुर, करौली और अवध। लास्ट में दोस्तों अवध 1856 में सबसे लास्ट में अवध को विलय किया जाता है। अब हमने ये चीज़ें देख ली है दोस्तों। अब इसके बाद हम झांसी वाला विलय देख लेते हैं। तो झांसी वाला विलय किस तरीके से होता है दोस्तों, झांसी का, तो झांसी के शासक होते हैं 1853 में झांसी का विलय होता है। तो झांसी के शासक होते हैं राजा गंगाधर राव। अब इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो गंगाधर राव कौन होते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ये पति होते हैं। तो गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात इनका कोई पुत्र नहीं होता है। तो पुत्र नहीं होता है तो झांसी की रानी कोई दत्तक पुत्र लेती है। दत्तक पुत्र का नाम क्या होता है दोस्तों, आनंद राव। आनंद राव दत्तक पुत्र होता है। दत्तक पुत्र को ये अपना शासक नियुक्त करते हैं। तो झांसी की रानी इसकी संरक्षक के रूप में उनके साथ शासन अपना संचालित करने का ये प्लान करते हैं। तो तभी जब अंग्रेज़ों को ये सारी चीज़ें पता चलती है तो अंग्रेज़ लोग यहाँ पे आकर झांसी की रानी को पद से हटाकर और झांसी को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो इस तरीके के दोस्तों झांसी का ये विलय कर लेते हैं, दत्तक पुत्र को हटाकर झांसी का विलय कर लेते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों नागपुर के अंदर क्या होता है, नागपुर 1854 में यहाँ के शासक होते हैं रघुजी भोसले तृतीय। तो जब इनकी मृत्यु के पश्चात ही लॉर्ड डलहौजी इनके साम्राज्य को मिला लेते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों करौली रियासत आती है। तो करौली रियासत को भी 1855 में इसी तरीके से मिला लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो झांसी में झांसी की रानी अपने जो दत्तक पुत्र होते हैं उनको उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं मगर अंग्रेज़ लोग यहाँ से आके उनके हटा देते हैं। तो इस तरीके से आपको ये झांसी, नागपुर, करौली और अब अवध की बारी आती है दोस्तों। तो अवध के जो नवाब होते हैं वाजिद अली शाह और इनकी बेगम जो होती है, इनकी जो पत्नी होती है बेगम हजरत महल। तो दोस्तों इस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह होते हैं और इनका जो अब इनके ऊपर तो किस तरीके से अप्लाई करना है, क्योंकि इनके तो पुत्र वगैरह बिजलिस कादिर वगैरह इनके पुत्र भी था। मगर अंग्रेज़ों ने जो डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी, उसने यहाँ पे दूसरी नीति अपनाई। यहाँ पे जैसे कि वहाँ पे दत्तक पुत्र वाली नीति अपना रखी थी सभी जगह पे, मगर यहाँ पे आके उन्होंने दत्तक पुत्र वाली नीति यहाँ पे अप्लाई नहीं की। यहाँ पे इनके ऊपर कुशासन का आरोप लगा दिया। तो आउटरम की एक रिपोर्ट आती है दोस्तों। यहाँ पे आउटरम को फिर बाद में नियुक्त कर दिया जाता है। तो आउटरम की रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ पे अवध के लोगों को बताया जाता है कि यहाँ पे कुशासन चल रहा है, कि ये जो शासक है वाजिद अली शाह, इनको तो नाचने गाने से फुर्सत नहीं मिल रही, ये तो कब तक करते रहते हैं दिन भर। और कई सारे कुशासन के आरोप लगाकर इनकी जो रियासत होती है अवध रियासत को अपने शासन में मिला लिया जाता था। इसी आधार पर वाजिद अली शाह से एक संधि की जाती है और संधि करने के पश्चात इनको 12 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर इनको कलकत्ता निर्वासित कर दिया जाता है। और इनकी बेगम जो है बाद में 1857 के विद्रोह में, इनकी वजह से ही फिर 1857 के विद्रोह में अपना विद्रोह, क्रांतिकारी विद्रोह करने लगती है अवध से ही, और इनको राज्य को हड़प लिया जाता है और अंग्रेजी साम्राज्य में इनको मिला लिया जाता है। इस तरीके से दोस्तों ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब इनको याद रखने की हमने ट्रिक बताई दी है दोस्तों। सबसे पहले 17 को तो मिला ही लिया जाता है। फिर उसके बाद जय संबलपुर जनाका। तो जय संबलपुर जनाका से संबलपुर से आपका संबलपुर हो गया, बा से आपका बघाट हो गया, पुर से आपका उदयपुर हो गया, जनाका से आपकी झांसी हो गई, और ना से आपका नागपुर हो गया, का से आपका करौली हो गया, और आ से आपका अवध हो गया। तो जनाका से आपका ये याद रखना है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों युद्ध के माध्यम से भी विलय कर लिया जाता है। तो ये तो अभी तक तो मतलब दत्तक पुत्र और विलय नीति के माध्यम से ये सारी चीज़ें चल रही थी, मगर अब युद्ध के माध्यम से भी विलय किया जाता है। तो 2 जगहों को युद्ध के माध्यम से विलय किया जाता है। तो किस किस को, एक तो जो सिख राज्य होता है दोस्तों राजा रणजीत सिंह वाला,
उसको जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है वो लॉर्ड डलहौजी के समय होता है। तो उसी के सबसे आखिरी का जो युद्ध होता है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का आखिरी युद्ध होता है 21 जनवरी 1849 को। चिनाब के किनारे गुजरात का युद्ध बोला जाता है इसको, और इसको तोपों का युद्ध भी बोला जाता है दोस्तों, तो क्योंकि इसके अंदर तोपों का भी काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है। तो तोपों का युद्ध या गुजरात का युद्ध जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है उसका अंतिम युद्ध माना जाता है। उस युद्ध के पश्चात सिख राज्य को अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो 29 मार्च 1849 को डलहौजी ने पंजाब का जो राज्य होता है सिख राज्य, जिसका शासक दिलीप सिंह होते हैं उस समय पे, और इसके जो संस्थापक होते हैं राजा रणजीत सिंह, तो उनके द्वारा बनाया गया सिख साम्राज्य को, पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो कब मिलाया जाता है दोस्तों? 29 मार्च 1849 को। और युद्ध कब होता है? 21 जनवरी 1849 को, मतलब 2 महीने बाद इसको मिला लिया जाता है। और इसको मिलाने के साथ ही जो दिलीप सिंह के पास जो कोहिनूर हीरा होता है, जो 7 सूजा राजा रणजीत सिंह को देते हैं, रणजीत सिंह से साथ घूमते घूमते उनके उत्तराधिकारी के पास से आते आते दिलीप सिंह के पास वो कोहिनूर का हीरा आ जाता है, और दिलीप सिंह के साथ ही वो कोहिनूर हीरा लॉर्ड डलहौजी के पास पहुंच जाता है। लॉर्ड डलहौजी इसको इंग्लैंड पहुंचा देते हैं। इसके पश्चात दोस्तों बर्मा का युद्ध होता है। तो 1852 में बर्मा का युद्ध होता है, और बर्मा का युद्ध के पश्चात ही इसको लॉर्ड डलहौजी बर्मा युद्ध के माध्यम से लोअर बर्मा और पेगू को, लोअर बर्मा दोस्तों पूरे बर्मा को नहीं, लोअर बर्मा और पेगू वाला जो इलाका होता है उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो जो राज्य हड़प नीति के द्वारा कितने राज्यों को मिलाया गया दोस्तों? सतारा को, फिर बाद में जैतपुर को, फिर संबलपुर को, फिर उसके बाद बघाट को, फिर उदयपुर को, उसके बाद फिर झांसी को, फिर उसके बाद नागपुर को, करौली को और अवध को। तो ये विलय नीति के माध्यम से, हड़प नीति के माध्यम से इनको मिलाया जाता है। और 2 राज्य कौन कौन से जिनको युद्ध के माध्यम से मिलाया जाता है? तो सिख राज्य को और बर्मा राज्य को युद्धों के माध्यम से मिलाया जाता है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब इसके बाद थोड़े प्रशासनिक सुधार देख लेते हैं लॉर्ड डलहौजी के। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो प्रशासनिक सुधार किए गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर देखें तो विनियमन विहीन व्यवस्था इसने लागू की थी। तो किस क्षेत्र में और किस वजह से इसने इस व्यवस्था को लागू किया था, इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। बर्मा, पंजाब, मध्य प्रांत, अवध और कमिश्नर एवं जिला, मतलब ये जो राज्य थे दोस्तों, इसने जो अपने नए साम्राज्य के अंदर मिलाए थे, किस किस राज्य को मिलाया था? बर्मा, पंजाब, मध्य प्रांत और अवध। तो यहाँ पे मतलब इन लोगों को जब इन प्रांतों को जब मिलाया अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर, तो यहाँ पे व्यवस्था करने के लिए, यहाँ पे जो शासन संचालित करने के लिए, यहाँ पे रूल रेगुलेशन यानी कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए एक कमिश्नर को नियुक्त किया गया, और साथ में वहाँ पे जिला अधिकारी कौन दोस्तों? जो डीएम होता है उसको वहाँ पे नियुक्त किया गया। इसके माध्यम से शासन का विकेंद्रीकरण स्थापित किया गया दोस्तों। तो शासन का विकेंद्रीकरण का मतलब शासन का केंद्रीकरण स्थापित किया गया, मतलब यहाँ पे जो ये अधिकारियों को यहाँ पे नियुक्त किया गया, तो ये अधिकारी डायरेक्ट गवर्नर जनरल के द्वारा अपॉइंट किए गए थे, और ये इसके ही जवाबदेह थे गवर्नर जनरल के। इस हिसाब से इन सभी रियासतों को जब अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर मिलाया गया, तो यहाँ पे इन अधिकारियों को नियुक्त किया गया, तो इनको डायरेक्ट केंद्र से जोड़ दिया गया। तो इस हिसाब से केंद्रीकरण की नीति स्थापित की गई है। तो ये नीति आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, विनियमन विहीन व्यवस्था। इसके बाद दोस्तों इसके समय ही इनाम कमीशन 1852 में लेकर, मतलब यहाँ पे इनाम कमीशन का गठन किया जाता है। इनाम कमीशन का गठन क्यों किया जाता है दोस्तों? जो अंग्रेज़ों के द्वारा जागीरें प्रदान की गई थी, छोटी छोटी जो जागीरें भारतीय किसानों को, भारतीय जमींदारों को जो प्रदान की गई थी, उन जागीरों की जांच करवाई गई इनाम कमीशन के माध्यम से। और जो कर मुक्त जागीरें थी उन सभी जागीरों की, और जिनमें मतलब कर से रिलेटेड जितने भी जो भी प्रॉब्लम आ रही थी कि कोई कौन सा कर नहीं दे पा रहा था, और बहुत सारे जो जागीरदार थे कर मतलब ज़्यादा कर देने का था मगर कर कम दे रहे थे, तो हिसाब के साथ किताबों में गबन कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ों की जांच इनाम कमीशन के माध्यम से करवाई गई। जब इन सारी चीज़ों की जांच करवाई गई, तो दोस्तों बंगाल के अंदर ही लगभग, बंगाल, बिहार और उड़ीसा और इस सारे भारत के अंदर लगभग हज़ारों जागीरें ऐसी पकड़ी गई, और उन सभी जागीरों को पकड़कर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला ली गई, और अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाकर उन्हें मतलब इस तरीके की जांच इस इनाम कमीशन के माध्यम से की गई। तो भूमि कर
रहित जागीरों को पता लगाने के, मतलब जहाँ से कर प्राप्त नहीं हो रहा है दोस्तों, उन जागीरों को पता लगाने के लिए इस इनाम कमीशन की नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1852 में। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। इसके बाद दोस्तों सैनिक सुधार के रूप में क्या कार्य किए गए? तो 1856 में कलकत्ता के स्थान पर मेरठ को सेना के तोपखाने तथा तोपखाने का, सेना का भी और तोपखाने का भी मुख्यालय बनाया गया। तो 1856 में बनाया गया दोस्तों, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों आपको जब 1857 की क्रांति होगी तो उस समय जो आपातकालीन मुख्यालय होता है वो इलाहाबाद में नियुक्त किया जाता है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो वो चीज़ भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी 1857 की क्रांति में। तो इसने भी कलकत्ता से स्थान पर मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश में इसका स्थापना की। तो सेना का मुख्यालय और तोपखाने का मुख्यालय इसने वहाँ पे बनाया। इसके अलावा दोस्तों इसने शिमला के अंदर राजधानी बनाई, शिमला को राजधानी और सैनिक मुख्यालय बनाया। तो राजधानी भी बनाई शिमला को, मतलब ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाई इसने, और सैनिक मुख्यालय जो था वो भी शिमला के अंदर बनाया। इसके अलावा दोस्तों इसने गोरखा लोगों को अलग रेजिमेंट बनाया। तो गोरखा लोगों की एक अलग रेजिमेंट बनाई। तो दोस्तों गोरखा लोगों की रेजिमेंट आपको देखने को मिलेगी। 1857 का जब विद्रोह होता है तो गोरखा पठान लोगों ने, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। तो ये रेजिमेंट की जो स्थापना की गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय की गई थी। ये चीज़ आपको याद रख लेना है दोस्तों। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो शिक्षा संबंधी सुधार किए गए थे उनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो लॉर्ड डलहौजी के समय सबसे बड़ा जो मैग्ना कार्टा माना जाता है शिक्षा व्यवस्था का, वुड डिस्पैच 1854 में आया आता है। तो लॉर्ड डलहौजी के समय वुड डिस्पैच आया जाता है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि महिलाओं के शिक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा बात देखने को मिलती है इसके अंदर। तो इसके अनुसार प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, और शिक्षा विभाग की स्थापना की गई तो वहाँ पे एक एजुकेशन जो अधिकारी होता है जिला लेवल का, उसकी भी स्थापना की जाती है, उसको भी अपॉइंट किया जाता है। शिक्षा विभाग में प्रधान शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया दोस्तों। यहाँ पे एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया, जो शिक्षा विभाग था यहाँ पे शिक्षा निदेशक भी नियुक्त किया जाता है। इसके बाद दोस्तों शिक्षा निदेशक मतलब एजुकेशन जो एडवाइज़र होता है वो यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। एंग्लो वर्नाकुलर विद्यालयों की स्थापना की जाती है। एंग्लो वर्नाकुलर का मतलब क्या हुआ दोस्तों? विद्यालय की स्थापना तो की जा रही है, इसमें जो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल, जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे तो इंग्लिश के शिक्षा दी जा रही थी, इंग्लिश लैंग्वेज में शिक्षा दी जा रही थी, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जा रही थी। मगर जो प्राथमिक विद्यालय थे, जो लोकल विद्यालय थे, जो गाँव के ग्रामीण इलाके में जो विद्यालयों की स्थापना की गई थी वहाँ पे वर्नाकुलर यानी कि जो देसी भाषा है, जो उनकी मातृभाषाएं थी उसमें शिक्षा दी गई थी। तो इस डिस्पैच जो वुड डिस्पैच अधिनियम आया था उसके अंदर इसकी व्यवस्था की गई थी। इसके बाद दोस्तों लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर कोलकाता, मुंबई और मद्रास के अंदर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। तो ये विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद की जाती है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कहाँ कहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है? कलकत्ता के अंदर, मुंबई के अंदर और मद्रास के अंदर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। तो इसकी घोषणा किस में होती है दोस्तों? वुड डिस्पैच की जो घोषणा हुई थी 1854 में, उसी के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के और कार्य देख लेते हैं, अन्य कार्य क्या क्या हैं। तो रेलवे जो सबसे बड़ा कार्य माना जाता है लॉर्ड डलहौजी का, क्योंकि इसको रेलवे का जनक माना जाता है भारत के अंदर, क्योंकि इसी के समय भारत के अंदर रेलवे की शुरुआत की जाती है। अब रेलवे की इनको ज़रूरत क्यों पड़ी थी दोस्तों? रेलवे की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि इन्होंने जब साम्राज्य विस्तार किया था, तो साम्राज्य विस्तार का उद्देश्य क्या था दोस्तों? इनको अपना व्यापार वाणिज्य को फैलाना था। व्यापार वाणिज्य किस तरीके से दोस्तों? कि जिस समय जब व्यापार वाणिज्यिक पूंजीवाद वाला मुक्त व्यापार वाला जब फेज चल रहा था यहाँ पे भारत के अंदर, तो उस समय इंग्लैंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा उद्योगों का विकास हो गया था। अब इन उद्योगों का जब विकास हो गया था दोस्तों, तो इन उद्योगों के लिए कच्चे माल की ज़रूरत पड़ रही थी। दूसरा जो यहाँ से मैन्युफैक्चर माल था, जो यहाँ से उत्पादन माल था, जो यहाँ से कंप्लीट माल था, उस माल को खपत करने के लिए भारत के अंदर सभी राज्य में फैलाने के लिए यहाँ पे रेलवे के विकास किया गया। मतलब रेल के माध्यम से एक तो कच्चा माल यहाँ पे बराबर मिल रहा था, जैसे कि भारत के अंदर राजस्थान के अंदर कच्चा माल मिलता है, तो अब राजस्थान से गुजरात के पोर्ट पर पहुंचाने के लिए रेलवे का यूज़ किया जाता था। महाराष्ट्र के अंदर नागपुर के अंदर कच्चा माल मिल रहा है, तो नागपुर से मुंबई पहुंचाने के लिए रेलवे का यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो रेल चली थी, पहली रेल ठाणे से मुंबई के मध्य, तो ठाणे से कच्चा माल मुंबई पोर्ट पर पहुँचाया जाता था। तो कच्चा माल पहुँचाने के लिए, और दूसरा जब मुंबई पोर्ट पर जब वो बना बनाया माल आता था, तो वो माल
अपने पोर्ट से भारत के जो अन्य प्रांत थे वहाँ पे रेलवे के माध्यम से पहुँचाया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ दोस्तों रेलवे के माध्यम से की जा रही थी, इस वजह से रेलवे का विकास भारत के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा दोस्तों, अतिरिक्त पूंजी जो थी, उस अतिरिक्त पूंजी को भी भारत में रेलवे में इन्वेस्ट करके रेलवे में पैसा लगाकर जो 5% ब्याज की गारंटी दी गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो वो पूंजी भी रेलवे के माध्यम से लगाई जा रही थी भारत के अंदर। तो देख लेते हैं दोस्तों रेलवे का विकास किस तरीके से होता है। रेलवे का विकास 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको डेट भी याद रखना है और कहाँ से कहाँ तक चली है ये भी याद रखना है। और इसी कारण लॉर्ड डलहौजी को भारत का रेलवे का जनक कहा जाता है दोस्तों। तो भारत का रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय भारत के अंदर रेलवे का सबसे ज़्यादा विकास देखने को मिलता है। रेलवे लाइनों का सबसे ज़्यादा जो विकास होता है वो लॉर्ड कर्जन के समय होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है दोस्तों। तो रेलवे की लाइन की शुरुआत जो होती है वो तो लॉर्ड डलहौजी के समय होती है, मगर रेलवे लाइन सबसे ज़्यादा बिछाई किसके समय जाती है, तो लॉर्ड कर्जन के समय बिछाई जाती है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। इसके समय दोस्तों तार 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 जो होता है, तार एक जगह से दूसरी जगह जो सूचना पहुंचाने का जो माध्यम होता है तार, उसके अभी चलन होता है दोस्तों। तो 1853 में जिस समय रेल चलाई जाती है उसी वर्ष तार की भी यहाँ पे प्रथम मतलब तार लाइन भी बिछाई जाती है। तार लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई जाती है दोस्तों, कोलकाता से आगरा के मध्य शुरू की गई थी। तो कोलकाता से आगरा के मध्य तार लाइन की शुरुआत की गई थी दोस्तों। अब ये तार लाइन दोस्तों यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ये तार लाइन मतलब वो तार वाली लाइन थी या बिजली वाली लाइन थी, तो ये आपको देख लेना है दोस्तों। इसके बाद डाक टिकट का भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो पोस्ट ऑफिस की भी यहाँ पे स्थापना की जाती। तो 53 में रेल चली, 53 में तार चला और 54 में मतलब उसके 1 साल बाद पोस्ट ऑफिस के विकास देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो पोस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें रेलवे वगैरह चलने के 1 साल बाद चलती है दोस्तों। तो यहाँ पे नया पोस्ट ऑफिस एक्ट आया, पारित किया गया और भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया। मतलब पोस्ट ऑफिस एक्ट आता है, उसके माध्यम से भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों। अब आपको कमेंट्स करके ये बताना है कि ये भारत में पहली बार डाक टिकट तो जारी किया गया है, मगर कमेंट्स करके आपको ये बताना है कि जो भारतीय सैनिकों को फ्री में जो डाक टिकट सेवा मिलती थी, उस फ्री वाली डाक टिकट की सेवा किसने बंद कर दी थी, ये आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। डाक टिकट की सेवा किसने बंद कर दी थी, फ्री डाक टिकट वाली जो सेवा थी वो किसने बंद कर दी थी, ये आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। इसके बाद आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे रेलवे की शुरुआत किस तरीके से हुई है। ये रेल चल रही है और ये उसी टाइम का है दोस्तों। 16 अप्रैल 3:35 का ये फ़ोटो दिया गया है। इंडिया लीव्स बॉम्बे टू थाने, ये ट्रायल हुआ था उस समय, उसकी ये दी गई है दोस्तों पिक। इसके बाद दोस्तों और क्या सुधार किए गए थे, तो लोक निर्माण विभाग का भी कार्यालय की स्थापना की गई थी। यहाँ पे 1854 में इस विभाग की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना दोस्तों मध्यकालीन में अगर देखें तो फिरोज तुगलक ने की थी। उसके बाद मुगल काल में देखा जाए तो शाहजहाँ के समय भी लोक निर्माण विभाग की स्थापना का देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों और आधुनिक भारत में लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना की गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के समय की गई थी। तो लोक निर्माण विभाग की जब स्थापना की गई थी तो किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया गया था ये देख लेते हैं। तो इसके द्वारा गंगा नहर को सिंचाई से खोला गया था। जो दोस्तों गंगा नहर थी वो डलहौजी के समय मतलब पानी वगैरह देती थी, मगर पानी के साथ साथ जब सिंचाई के लिए खोली गई है तो वो लॉर्ड डलहौजी के समय खोली गई है। इसके बाद दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई गई है। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई गई है। तो दोस्तों जो शेरशाह सूरी का जो रोड था उसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड किसने रखा, ये आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। तो ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई है, लॉर्ड डलहौजी ने करवाई है। मगर इस रोड का जो नाम था, जो लाहौर से मतलब ये जो शेरशाह सूरी के द्वारा जिस सड़क का निर्माण करवाया गया था, उससे पहले जो उत्तरा पथ था उसी को शेरशाह सूरी ने
इसको सड़क आजम का नाम दिया गया था। फिर उसी सड़क पहले सबसे पहले तो उस सड़क का निर्माण दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से करवाया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों शेरशाह सूरी का जब शासन आता है तो उसको सड़क आजम कहा जाता है और उसका निर्माण और थोड़ी बहुत मरम्मत करवा दी जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों अंग्रेज़ों को जो शासन आता है तो एक अंग्रेज के द्वारा उसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया जाता है। तो किसने इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया था, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। और इसकी मरम्मत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा करवाई जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों कराची, मुंबई और कलकत्ता के जो बंदरगाह होते हैं वहाँ पे मरम्मत करवा कर उनको विकसित किया जाता है, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा व्यापार वाणिज्य का विस्तार किया जा रहा था भारत के अंदर। तो यहाँ के जो बंदरगाह थे कराची, मुंबई और कलकत्ता के, उनके काफ़ी ज़्यादा विकसित किया गया, डेवलप किया गया, उनका जो जीर्ण उद्धार था वो करवाया गया दोस्तों। इसके शासनकाल में संथाल विद्रोह हुआ था दोस्तों। तो संथाल विद्रोह आप सभी को पता होना चाहिए 1855-56 में हुआ था। हमने कल के वीडियो में बात भी की थी कि 1857 की जो क्रांति होती है उससे एक साल पहले जो विद्रोह हुआ था वो संथाल विद्रोह था। तो इसके शासनकाल में संथाल विद्रोह हुआ था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसी के समय 1847 में जो इसका शासनकाल रहता है, उसी के समय 1847 में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं एक सर जेम्स थॉमसन। सर जेम्स थॉमसन क्या करते हैं, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की कॉलेज की स्थापना करते हैं दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट माना जाएगा। जो रुड़की कॉलेज की जो स्थापना की गई है वो किसके समय की गई है, वो लॉर्ड डलहौजी के समय की गई है। और कब की गई है, 1847 में। और किसने की है दोस्तों, सर जेम्स थॉमसन ने की गई है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इसके अलावा दोस्तों विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो आता है वो लॉर्ड डलहौजी के समय आता है। ये स्लाइड के अंदर टाइप करना भूल गए हैं तो ये आपको याद रख लेना दोस्तों। 1856 में ही विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड डलहौजी के समय आता है, मगर इसको लागू कौन करता है, लागू लॉर्ड कैनिंग करते हैं। लॉर्ड कैनिंग जो होते हैं दोस्तों 1857 की क्रांति के जो जिनके समय 1857 की क्रांति होती है, जिनको भारत का वायसराय बनाया जाता है, प्रथम वायसराय। और इनके बारे में अगर देखा जाए दोस्तों तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल माने जाएंगे। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग ही होते हैं, मगर लॉर्ड कैनिंग के पश्चात दोस्तों 1857 की क्रांति होती है और क्रांति के बाद ही लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बना दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो इनके समय विधवा पुनर्विवाह एक्ट आता है, उसको लागू लॉर्ड कैनिंग करवाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार थोड़ा ब्रीफ में देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर आते हैं 1848 में। साम्राज्यवादी नीति का ये अनुसरण करते हैं और इसके तहत ये हड़प नीति और गोद निषेध नीति को ये लागू करते हैं। इसके बाद दोस्तों ये किस तरीके से इन्होंने 3 श्रेणियों में विभक्त कर दिया था, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तीसरी श्रेणी। जो तीसरी श्रेणी थी जिनका निर्माण कंपनी ने किया था, जिन रियासतों का निर्माण कंपनी के द्वारा किया गया था, मतलब रियासतों को अपने साम्राज्य में विलय करने के पश्चात उनका राज्य को निर्माण कंपनी के द्वारा किया गया था, उनकी सीमा, तो उनके ऊपर इन्होंने ये नीति लागू की थी कि आप दत्तक पुत्र नहीं ले सकते। तो इस नीति को किन किन लोगों के ऊपर अप्लाई किया था, तो सबसे पहले सतारा के ऊपर अप्लाई किया गया था, फिर उसके बाद दोस्तों जैतपुर के ऊपर, फिर संबलपुर, फिर बघाट, फिर उदयपुर के ऊपर, फिर इसी तरीके से दोस्तों झांसी के ऊपर, जो झांसी की रानी होती है उनके ऊपर ये अप्लाई किया जाता है, फिर नागपुर के ऊपर ये अप्लाई किया जाता है, फिर करौली के ऊपर अप्लाई की जाती है। इस तरीके से दोस्तों लास्ट में अवध के ऊपर ये चीज़ अप्लाई नहीं की जाती। अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर इनसे अवध राज्य छीन लिया जाता है और इनको 12 लाख की पेंशन देकर इनको बंगाल पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद इन्होंने युद्ध के माध्यम से सिख राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया था और बर्मा राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी के जो प्रशासनिक सुधार थे, इसमें विनियमन विहीन व्यवस्था थी, जिसके अंदर दोस्तों जो राज्य मिले थे इनके बर्मा, पंजाब, मध्य प्रांत, अवध, यहाँ पे इन्होंने कमिश्नर और जिला अधिकारी की नियुक्ति की थी। इनाम कमीशन की नियुक्ति की थी, जिसमें भूमि कर रहित जो जागीरें थी उनका पता लगाया किया गया था। सैनिक सुधार में इन्होंने 1856 में कलकत्ता के स्थान पर मेरठ में इन्होंने तोपखाने का मुख्यालय बनाया था और शिमला को इन्होंने राजधानी बनाई थी और गोरखा लोगों की एक रेजिमेंट बनाई थी। इसके बाद दोस्तों डलहौजी ने शिक्षा संबंधी सुधार, इनके समय वुड डिस्पैच घोषणा की जाती है, जिसमें आपको शिक्षा विभाग का प्रधान निदेशक नियुक्त करने के बारे में बताया जाता है। एंग्लो वर्नाकुलर यानी कि अंग्रेजी और देसी भाषाओं दोनों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है। और लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर
कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। और इसी वुड डिस्पैच के अंदर इसको भारत में शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। और इसी में महिलाओं की शिक्षा देने को बढ़ावा दिया गया है दोस्तों। इसमें और अन्य महत्वपूर्ण कर जो सुधार थे दोस्तों क्या थे इनके, रेलवे इन्होंने सुधार किया जो 16 अप्रैल 1853 में रेलवे चलाई गई है मुंबई से ठाणे के मध्य। तार को यहाँ पे लेकर आया गया, तार लाइन 1853 में कलकत्ता से आगरा के मध्य। पोस्ट ऑफिस एक्ट लेकर आया जाता है दोस्तों 1854 में, जिसमें भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किया जाता है इसी के माध्यम से। इसके बाद दोस्तों रेल चली है इस तरीके से आप देख सकते हो। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की जाती है 1854 में, जिसके द्वारा दोस्तों गंगा नहर को सिंचाई के लिए खोल दिया जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई जाती है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कराची, मुंबई और कलकत्ता के बंदरगाहों को विकसित किया जाता है। इसके शासनकाल में संताल विद्रोह हुआ था, इसका हमने बात ही कर ली थी दोस्तों। और इसी के समय रुड़की कॉलेज की स्थापना होती है 1847 में। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। फिर इसी के समय दोस्तों 1853 का चार्टर एक्ट आता है। तो दोस्तों 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम चार्टर एक्ट माना जाता है। मतलब इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आता है। और इसी चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी को कभी भी भंग करने को, कभी भी समाप्त करने को इसमें प्रावधान देखने को मिलता है। चार्टर एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई थी दोस्तों, इस एक्ट के माध्यम से सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था की गई थी दोस्तों। इससे पहले का जो भी चीज़ें चल रही थी वो ऐसा चल रहा था कि भाई चचा हमारे विधायक है तो वो जैसे भी चाहेंगे वैसे हमारी नौकरी लगवा देंगे, इस तरीके की चीज़ें चल रही थी। मगर जब ये चार्टर एक्ट आता है 1853 का, तो उसके माध्यम से आपको बस परीक्षा देकर ही नौकरी प्राप्त कर सकते हो। मतलब अब आपको फोर्स पावर वगैरह, जो राजनीतिक पावर और फोर्स वगैरह लगा कर जो नौकरी मिल रही थी वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई थी। अब आपको अगर नौकरी लेना है, आपको अगर डीएम बनना है तो आपको प्रतियोगी परीक्षा आपको पास करना पड़ेगी। उसके पश्चात ही आपको डीएम पद पर नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसकी परीक्षा के लिए उम्र सीमा भी तय कर दी गई थी इसी एक्ट के माध्यम से। 18 वर्ष से लेकर तो 23 वर्ष के मध्य आपको दी गई है। मतलब मिनिमम आपके 18 होना चाहिए और मैक्सिमम आपकी 23 होना चाहिए। देख सकते हो दोस्तों किस तरीके का अन्याय देखने को मिल रहा था कि मतलब 23 साल से अगर आपकी ज़्यादा एज हो गई है तो आपको परीक्षा देने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। भारत में इस परीक्षा को सफल होने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो दोस्तों इतनी उम्र में भी भारतीयों ने झंडे गाड़ दिए थे। आप देख सकते हो सत्येंद्र नाथ टैगोर ने 1863 में इस परीक्षा को पास कर ली थी। तो ये प्रथम भारतीय थे दोस्तों। और 1922 में प्रथम सिविल सेवा परीक्षा का केंद्र इलाहाबाद के अंदर बनाया गया है दोस्तों। तो 1853 में जो परीक्षा का आयोजन किया जाता था दोस्तों, ये इंग्लैंड के अंदर किया जाता था। अगर कलेक्टर बनना है, सिविल सेवा की अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और सिविल सेवा का अगर एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम देने के लिए आपको इंग्लैंड जाना पड़ता था। और परीक्षा का माध्यम ओनली अंग्रेजी माना जाता था। आज के ज़माने में दोस्तों हिंदी माध्यम में परीक्षा देते हैं, पर उस ज़माने में ओनली अंग्रेजी माध्यम में आपको परीक्षा देना पड़ता था और इंग्लैंड जाना पड़ता था आपको परीक्षा देने के लिए। 1922 में जाकर भारत के अंदर इसका सेंटर खोला गया इलाहाबाद के अंदर। भारत में पहली बार इसकी परीक्षा हुई थी। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है, आज के वीडियो में अगर कुछ आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी हमने आपसे क्वेश्चन किए हैं उनको आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेंगी हिस्ट्री से रिलेटेड। तो दोस्तों वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।